हे गाइस, कैसे हैं आप। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन के लिए फैराडे के नियम। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फैराडे ने दो नियम दिए थे, दोनों ही नियम हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस को थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक सेल है इस प्रकार से, इस सेल में दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं हमने। एक इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड। एनोड कैथोड कैसे नाम दे रहे हैं इसको, क्योंकि इसे जोड़ा गया है विद्युत स्रोत के प्लस टर्मिनल से और इसे जोड़ा गया है माइनस टर्मिनल से। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, इसे क्या बोल दें, एनोड। ओके, और ये वाला कैथोड। कैथोड अब इसमें भर दिया हमने एक विद्युत अपघट्य का विलयन। विद्युत अपघट्य क्या है, AB। विद्युत अपघट्य कौन सा ले रखा आपने, AB। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये टूट जाएगा A प्लस और B माइनस में। A प्लस और B माइनस में टूट जाएगा। ओके, ठीक बात है। अब देखिए, प्लस जो है यहाँ पे जो A प्लस बना है वह कौन से इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। कैथोड की नेचर हमें पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव होती है, एनोड की पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो किधर जाएंगे, ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर, यानी A प्लस भागेगा कैथोड की ओर और B माइनस भागेगा एनोड की ओर। जाकर क्या करेंगे, ये अपना चार्ज त्याग देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और अगर ठोस है तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, निक्षेपित हो जाएंगे, और अगर गैस है तो लिबरेट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ इसी से रिलेटेड है कि जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त हो रहा है, जो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त हो रहा है, उसका द्रव्यमान, इसमें से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। यानी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा आवेश होगा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। और अगर आवेश का मान, चार्ज का मान कम होगा तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। यही कहता है हमें फैराडे का प्रथम नियम। क्या कह रहा है, सुनिएगा। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त होने वाले पदार्थ की का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा आवेश होगा, निक्षेपित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान भी उतना ही अधिक होगा, और जितना कम आवेश प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा। तो देखिए, अतः क्या लिख सकते हैं, यदि Q आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान m हो तो फैराडे के प्रथम नियम से कितना आवेश, Q आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर कितनी मात्रा निक्षेपित होती है, m द्रव्यमान निक्षेपित होता है। तो फैराडे का पहला नियम क्या कह रहा है कि ये m किसके समानुपाती होगा, Q की। क्या लिख सकते हैं, m समानुपाती Q। ठीक है, जब समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो समानुपात के निशान को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट लिख दिया Z। Z है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट यानी रासायनिक
तुल्यांक, Z क्या है, रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, ओके। अब देखिए एक डेफिनेशन आपने सुनी होगी विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की, कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I को क्या लिख सकते हैं, Q बटा T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, ओके। M इज इक्वल्स टू ZIT, ये हमें मिल गया फैराडे का फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। फैराडे का प्रथम नियम, M बराबर ZIT, ओके। अब देखिए क्योंकि Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, E बटा F। व्हाट इज E, E है तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, ठीक है, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तुल्यांकी भार। तो देखिए तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है, E बराबर मोलर मास अपॉन एक्स, या मैं इसको लिख दूं E बराबर M अपॉन एक्स। M क्या है, मोलर मास, और x क्या है, मोलर मास अणुभार, और x क्या है, वैलेंसी फैक्टर। x क्या है, वैलेंसी फैक्टर। किसी भी रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं वही होंगे x, ठीक है, ओके। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, Z बराबर M अपॉन एक्स F, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये वाली वैल्यू क्या करें, यहां पे पुट कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, Z इज इक्वल M इज इक्वल्स टू MIT अपॉन XF। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए पूरा रूल क्या है। रूल कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, जब इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, आवेश प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और इसी से हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हो गया, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो इसे, मिटा दो, ओके। आपने बोला, हमने मिटा दिया। ओके, क्वेश्चन 12th बोर्ड की बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ भी है, देख लीजिए। क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम दी है, कह रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका दिया है, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का सॉल्यूशन हमें गिवन है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, और 10 मिनट तक इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। यानी T दिया है, टाइम दिया है 10 मिनट, 10 मिनट प्रवाहित की जाती है। तो कैथोड पर निक्षेपित होने वाले कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करिए, और यहाँ पे जो फैराडे है वो दिया है 96,487 कूलम, ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले तो कॉपर क्या ज्ञात करना हमें, कैथोड पर कॉपर निक्षेपित कॉपर का, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, ये हमें ज्ञात करना है, ओके। 10 मिनट, 10 मिनट को हम यहाँ पे देखिए टाइम लेंगे सेकंड में, तो 10 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 60 से गुणा कर दें, कितना आ गया, 600 सेकेंड, ओके। अब देखिए इस इक्वेशन में बात कर रहा है कॉपर पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान। तो जो CuSO4 ले रखा है वो टूट जाएगा, और उससे क्या प्राप्त होगा, Cu2+। कॉपर कहाँ जाएगा, Cu2+, कैथोड के पास जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 मोल। क्या बना लेगा, Cu।
ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था m बराबर ZIT, और ZIT को हमने कन्वर्ट किया था MIT अपॉन XF। तो अब यहां देखिए m बराबर m की वैल्यू, हाँ यहाँ पे कॉपर का जो एटॉमिक वेट है वो दिया है 63.5 ग्राम पर मोल। नहीं भी दिया हो तो ध्यान में रखिएगा कॉपर का एटॉमिक मास। तो यहाँ पे m की जगह क्या रख देंगे 63.5, I की वैल्यू हमें गिवन है 1.5, T कितना दे रखा है 600, ओके। x, हाँ जी x कितना होगा, कितने मोल इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं वही तो होता है x। तो x की वैल्यू क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय फेराडे दे रखा है 96,487। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आपको वैल्यू दे दे तो यही लिखनी है, नहीं दी जाए तो आप 96,500 से कैलकुलेशन कर सकते हो। बढ़िया है। m बराबर 63.5, इसको मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 900, 2 487। इसको पोज करके कैलकुलेट करें, पोज कर दें अभी और कैलकुलेट करें। m का रिजल्ट आएगा 0.29 ग्राम। m कितना आ जाएगा 0.29 ग्राम। तो इस प्रकार से जो फेराडे का फर्स्ट लॉ है उससे क्वेश्चन बन सकता है और हम एकदम इजीली कर सकते हैं। बात शर्त ये है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बात समझ में, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से पास की जाती है तो कॉपर कैथोड पर कितना डिपॉजिट होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा। Q की वैल्यू दे रखी है हमें 2 फेराडे, ये क्या दिया है Q का मान दिया है, ठीक है। और सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन किसका है कॉपर सल्फेट का, और जो कॉपर का एटॉमिक मास दिया है वो है Cu का 63.5 ग्राम पर मोल इनवर्स, ये हमें दे रखा है, ओके। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। करते हैं, चलो इसको देखिए। हमने लिखा था m बराबर ZQ, Z को क्या लिख सकते हैं EF, m बराबर E बटा F Q। E को क्या लिख सकते हैं m बटा F, m बटा X लिख सकते हैं ना, अणुभार बटा संयोजकता कारक। तो m बराबर m अपॉन X F Q, ऐसा लिख सकते हैं, ओके लिख दिया। अब देखो m की वैल्यू कितनी है, दे रखा अपने को 63.5। x कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो x का मान कॉपर निक्षेपित होने के लिए क्या करेगा, सेम रिएक्शन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, बना लिया Cu, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2, फेराडे का फेराडे रख दो, Q का मान कितना दिया है 2F। अब देखिए 2F से 2F क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो m बराबर 63.5 ग्राम, ये आपका आंसर होगा 63.5 ग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन फेराडे के फर्स्ट लॉ से बनते हैं जिनके बारे में हमने बात करी है। आ रही है बात समझ में, समझ में आ रहा है ना, ओके बहुत बढ़िया आ रहा है। तो ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड लॉ, फेराडे का द्वितीय नियम। फेराडेज सेकेंड लॉ, फेराडे का द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम देखते हैं। देखिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य, अलग अलग विद्युत अपघट्यों की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे अलग अलग विद्युत अपघट्यों को शो करने के लिए
ये वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं, जिंक सल्फेट, और इसमें एनोड और कैथोड यानी इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये लगा दिए इलेक्ट्रोड। ओके, दूसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन किसका ले लें? कॉपर सल्फेट का। ये सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, फैराडे का दूसरा नियम पढ़ रहे हैं अभी, सेकेंड लॉ। इनको आप श्रेणी क्रम में सीरीज सिस्टम में जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं सीरीज में? ताकि विद्युत धारा का मान समान रहे। ठीक है, ये आपके दो इलेक्ट्रोड हैं। अब इनमें आपने करना क्या है? विद्युत धारा का मान तो समान ही रहेगा और समान समय के लिए आपने इन दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, जिंक सल्फेट में और कॉपर सल्फेट में। तो जिंक कैथोड पर निक्षेपित होगी, कॉपर भी कैथोड पर निक्षेपित होगा। जिंक और कॉपर का जितना द्रव्यमान कैथोड पर निक्षेपित होगा वह इनके तुल्यांकी भार के इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगा। द्वितीय नियम यही कह रहा है, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में समान समय के लिए समान विद्युत धारा, समय क्या है? समान, विद्युत धारा भी क्या है? समान। समान समय के लिए समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। यहाँ पे कैथोड पे जिंक निक्षेपित होगी, यहाँ पे कॉपर निक्षेपित होगी, और इन दोनों का निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान इनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो फर्स्ट लो, फैराडे का जो प्रथम नियम है उससे हम क्या लिख सकते हैं? एम जेड एन इज इक्वल्स टू जेड क्यू, जेड जेड एन क्यू। एम जेड एन इज इक्वल्स टू, इसको जेड को ई बटा एफ लिख सकते हैं ना, तो ई जेड एन अपॉन एफ क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां देखो, एम सी यू कॉपर का द्रव्यमान, ये क्या? जिंक का द्रव्यमान। जेड क्यू तो लिखा था ना, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है ये रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक को ई एफ में कन्वर्ट कर दिया। ई क्या है? तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, बराबर जेड सी यू क्यू, और जेड सी यू को क्या लिख दें? ई सी यू अपॉन एफ क्यू। अब देखो, इस इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन 2 का क्या कर दें? भाग दे दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर व्हाट हैपेंड, क्या होगा? क्या लिख सकते हैं? एम जेड एन अपॉन एम सी यू इज इक्वल्स टू ई जेड एन अपॉन ई सी यू, क्योंकि Q और F तो क्या होगा? कट जाएगा। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास में? M समानुपाती E। फैराडे का दूसरा नियम, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। M क्या है? इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान, और E है इक्विवेलेंट वेट, या मैं कह दूं तुल्यांकी भार। ठीक है, ओके, लिख सकते हैं ऐसा, M समानुपाती E। ये या E के E है, E डायरेक्टली किसके समानुपाती होगा? जेड के भी तो जेड के भी तो समानुपाती होगा, जेड के भी तो होगा ना। तो इसको देखिए, फिर से अपन इसको रीराइट करते हैं, इस वाले को। क्या
mZn को, फैराडे का पहला नियम याद करो ZIT, तो ZN IT ऐसा लिख सकते हैं। m बराबर ZIT लिखा था ना पहले नियम में, तो उसी से क्या लिख दिया mZn ZN IT। अब आप कहोगे यहाँ पे तो ZN लगा दिया, यहाँ क्यों नहीं लगाया? देखिए इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार तो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, परंतु विद्युत धारा हम समान समय के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और समान विद्युत धारा, तो दोनों सॉल्यूशन के लिए क्या रहेंगी, समान रहेगी। तो mZn बराबर ये लिख दिया और mCu बराबर ZCu IT। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, क्या लिख देंगे, EZn बराबर ZN IT अपॉन ECU इज इक्वल्स टू ZCU IT। IT से IT कट जाएगा, EZn बराबर ZZN, ECU बराबर ZCU। क्या लिख देंगे, E समानुपाती Z। तो दूसरे नियम से देखिए कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती है और तुल्यांकी भार रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, प्रथम नियम कह रहा था कि जब किसी पदार्थ का विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कह रहा है कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य हैं और यदि इन भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य में समान समय के लिए समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ कौन से थे, जिंक और कॉपर, का द्रव्यमान क्या होगा, इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, और तुल्यांकी भार के तो समानुपाती होगा ही, साथ में रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती भी होगा। इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। हम आपके लिए खूब मेहनत करते हैं और हम आप लोगों का सपोर्ट वांछित चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट करिए, वीडियो पूरा देखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मैक्सिमम रिपीटेशन करिए, क्योंकि अधिकतम पुनरावृत्ति ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।